हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका लर्निंग विद गौतम यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास 12 हिंदी का जो ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी किया गया था 2025 एग्जाम के लिए, उसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यानी कि हिंदी के लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर को आज के इस वीडियो में करने वाले हैं। वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो आप लोग वीडियो को अच्छे से ध्यानपूर्वक और लास्ट तक जरूर देखिएगा। और ये देख लीजिए, ये आपका क्वेश्चन है जो ऑफिशियल मॉडल पेपर हिंदी में दिया हुआ था। इसमें टोटल 10 प्रश्न है, देख सकते हैं ये रहा 10 प्रश्न, और इस 10 में से चूज करके कोई आपको केवल और केवल 5 ही बनाना है। एग्जाम में याद रखना है, एग्जाम में कितना क्वेश्चन बनाना है 10 में से चूज करके, तो कोई भी 5 ही क्वेश्चन बनाना है, ठीक है। लेकिन अभी तो आपको ये 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको बताएंगे, और जो 5 क्वेश्चन एग्जाम में बनाना है ये हर एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, यानी कि टोटल 10 मार्क्स के आपसे एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और पहला क्वेश्चन है हमारा कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। तो उसने कहा था कहानी, जिसके की लेखक कौन है तो याद रखना है चंद्र शर्मा गुलेरी है। तो उसने कहा था कहानी में लप्टन साहब की जेब से 3 से 4 लिफाफे और एक डायरी लहना सिंह को बरामद हुआ था, और उसे निकालकर लहना सिंह ने अपनी जेब में रख लिया था। सिंपल सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में जितना आपसे पूछा जाएगा उतना ही आपको बताना है। क्वेश्चन था कि उसने कहा था शीर्षक कहानी में लप्टन साहब की जेब से क्या बरामद हुआ था। तो उसने कहा था कहानी में लप्टन साहब की जेब से 3 से 4 लिफाफा और एक डायरी बरामद हुआ था, जिसे कि लहना सिंह ने क्या किया था, निकाल करके अपनी जेब में रख लिया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है। तो बोलने की वह कला जो कि सहज हो और सुनने पर कान को सुख मिले, उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। यूरोप के लोगों में बातचीत करने का हुनर है और उसे ही आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन किसे कहते हैं। तो ये बोलने की एक ऐसी कला होती है जो कि क्या होती है, जो हमारे पास बैठा होता है और हमारे पास बोलने की कला है, तो हम जो कुछ बोलेंगे ना, तो हमारे पास बैठे हुए जो व्यक्ति होंगे उनको अच्छा लगेगा हमारी बात, उनके कान को सुख मिलेगा, और वही क्या होता है, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन होता है। और ये जो कला है बोलने की एक ऐसी कला, और इसे हम क्या कहते हैं, तो आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन कहते हैं। और ये यूरोप के लोगों में बहुत ही ज्यादा प्रचलित है, यूरोप के लोगों में ये हुनर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन क्या होता है, तो ये होता है बोलने की एक कला जो कि यूरोप के लोगों में सबसे ज्यादा प्रचलित है। यूरोप के लोगों में ये हुनर है आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन का। समझ गए दूसरा क्वेश्चन का आंसर। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन कर लेते हैं, और तीसरा क्वेश्चन है हमारा, जिसे भी पुरुष अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, कैसे। अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध के अनुसार लिखें। जो अर्धनारीश्वर पाठ है आपका चौथा पाठ, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर, उसी पाठ के अनुसार इसका आंसर आपको बताना है। तो अर्धनारीश्वर निबंध के अनुसार पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है वह नारी का भी कर्म क्षेत्र है, क्योंकि नारी और पुरुष समान ही समाज में भागीदार हैं। दोनों मिलकर समाज और परिवार के हर कार्य में सहयोग करते हैं, और यह समानता का प्रतीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था कि पुरुष जो होता है ना, वो जिसको अपना भी कर्म क्षेत्र मानता है, जिस भी काम को अपना वो कर्म क्षेत्र मानता है, चाहे वो इंजीनियरिंग का फील्ड हो, डॉक्टर का फील्ड हो, या कोई पुलिस ऑफिसर का पद का फील्ड हो, उसको नारी भी अपना कर्म क्षेत्र मानती है। जैसे कि अभी देख सकते हैं हमारे जो देश है, उसमें देश में कई सारे डॉक्टर जो हैं वो पुरुष हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं भी तो डॉक्टर हैं। कई सारे जो होते हैं पुलिस ऑफिसर होते हैं वो पुरुष होते हैं, लेकिन कई सारे पुलिस ऑफिसर तो महिलाएं भी नहीं होती है। कई सारे इंजीनियर होते हैं पुरुष, लेकिन कई सारी महिलाएं भी तो इंजीनियर होती हैं। तो वही इसका आंसर होगा कि पुरुष जिसे अपना कर्म क्षेत्र मानता है ना, तो नारी भी उसे अपना कर्म क्षेत्र मानते हैं। तो पुरुष और नारी का समाज में जो भागीदारी होता है वो समान होता है। क्या होता है, तो दोनों का भागीदारी समान होता है। दोनों मिलकर इस समाज का क्या करते हैं, और परिवार का कार्य में सहयोग करते हैं, अपने परिवार के कार्य में भी, और दोनों मिलकर अपने जो काम होता है यानी कि समाज का काम, उसमें भी सहयोग दोनों मिलकर करते हैं, चाहे वो पुरुष हो या नारी हो। और ये किसका प्रतीक है, तो ये दोनों जो होता है, जो पुरुष का कर्म क्षेत्र और नारी का कर्म क्षेत्र एक समान होता है, इस समानता का प्रतीक है। तो समझ गए आप लोग इसका आंसर। सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो कर्म क्षेत्र पुरुष का होता है वही कर्म क्षेत्र जो होता है वो नारी का होता है। इसका क्वेश्चन में ही आंसर छिपा हुआ है, समझ गए ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, और अगला क्वेश्चन है यहाँ पर धांगर होना चाहिए। धांगर के वो अंग्रेज चंपारण क्यों लाए थे, वो शतानीरा पाठ के अनुसार उत्तर दे। तो धांगर जो होते हैं ना, ये एक मजदूर थे जिसको कि अंग्रेज लाए थे मजदूरी करवाने के लिए, खेत में काम करने के लिए। तो वो शतानीरा पाठ के अनुसार अंग्रेजों ने धांगरों को चंपारण में इसलिए लाया था ताकि वो वहाँ की जमीन पर खेती कर सके और अंग्रेजों के लिए अधिक उत्पादन कर सके, जिससे उनका शोषण बढ़े और लाभ मिले। सिंपल सा क्वेश्चन था कि धांगर को अंग्रेज चंपारण में क्यों लाए थे। तो धांगर को अंग्रेज जो थे वो चंपारण में खेती करने के लिए लाए थे, ताकि वो वहां पर आकर के चंपारण में खेती कर सके, और अंग्रेजों से क्या हो, तो अंग्रेज जो होंगे उनको खेती में उत्पादन बढ़ेगा, जिससे उनको लाभ ही मिलेगा, और जो अंग्रेज होंगे वो धांगरों का शोषण भी कर पाएंगे। तो इसीलिए जो धांगर को अंग्रेज होते वो चंपारण में लाए थे। समझ गए, कोई प्रॉब्लम तो यहाँ तक नहीं आई होगी आप लोगों को। और अगर आप लोग चाहते हैं कि हिंदी का एक ऐसा गेस्ट क्वेश्चन का PDF ले ले, नोट्स ले ले, जिसको पढ़कर आप लोग अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सके, तो आप लोग इस नोट्स को ले सकते हैं, जिस नोट्स में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों का
PDF मिलेगा। हिंदी में भी आपको जैसे कि ऑब्जेक्टिव मिलेगा और सब्जेक्टिव भी मिलेगा, यानी कि दोनों चीज़ आपको मिलेगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। और ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे जो है इसका PDF ले चुके हैं और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। आप लोग जो भी बच्चे अभी तक इसका PDF नहीं लिए वो लोग इस PDF को ले सकते हैं। अब जैसे बात करें इसमें रहेगा क्या क्या, तो हिंदी में आपके टोटल 26 चैप्टर हैं, गद्यखंड और काव्यखंड मिला करके। तो 2600 चैप्टर के जो भी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और जो कि सब या फिर जो भी इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय या फिर 100% व्याख्या वाला, सारा का सारा क्वेश्चन आप लोगों को इस PDF में देखने को मिल जाएगा, चैप्टर वाइज रहेगा, समझ गए। और तीसरा PDF जो है हिंदी का, इसमें रहेगा PYQ, पिछले 12 साल में जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए सारा का सारा प्रश्न आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। सेम इसी तरह से इंग्लिश में भी आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिलेगा, जो भी आपके 21 चैप्टर है, प्रोस और पोएट्री सेक्शन मिला करके, फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चन, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव, फिर स्टोरी ऑफ इंग्लिश का सब्जेक्टिव और PYQ, ये सारा प्रश्न आपको इंग्लिश में भी इसी तरह से देखने को मिल जाएगा। और इसको अगर अच्छे तरीके से कर लेते हैं ना, तो इसके अलावा आपको कोई भी गेस्ट पेपर, कोई भी आपको मॉडल पेपर या फिर आपको क्या कहते हैं क्वेश्चन बैंक या फिर बुक, कुछ भी आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसमें जो ऑब्जेक्टिव देख रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव में और आपको जैसे लेखक परिचय सब कुछ आपको साथ में मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव के साथ ही साथ लेखक परिचय भी रहेगा, उसका लघु उत्तरीय प्रश्न भी रहेगा चैप्टर वाइज। जब ये पढ़ ही लीजिएगा, इसके बाद आपको कुछ भी और पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। और इसमें जितना क्वेश्चन है, इसी में से आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन आएंगे। जैसे कभी मॉडल पेपर जारी हुआ है और मॉडल पेपर में जितने सारे प्रश्न है ना, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव के हो, सारे प्रश्न जो है पहले से मैंने जो जो क्वेश्चन का PDF मिलेगा, इस PDF में पहले से ही दे दिए। बहुत सारे बच्चे जैसे ही मॉडल पेपर जारी हुआ वो क्वेश्चन को देखे तो सबसे पहले यही मैसेज किए कि सर ये सारे क्वेश्चन तो हम पहले से ही कर चुके हैं, ये सारे क्वेश्चन का आंसर तो आप पहले से मॉडल जो गेस्ट क्वेश्चन का PDF दिए हैं उसमें ये सारा क्वेश्चन तो पहले से ही है। तो सारा क्वेश्चन इसी तरह से आप लोगों को मॉडल पेपर में जैसे जो भी क्वेश्चन है वो इस PDF में पहले से था, सेम उसी तरह से आपके जो बोर्ड एग्जाम में जो भी प्रश्न आएंगे ना, वो सारा का सारा प्रश्न आपको पहले से इसमें देखने को मिल जाएगा, समझ गए। अब लेना कैसे इस PDF को, तो देख लीजिए, केवल और केवल 30 रुपये में आपको दोनों सब्जेक्ट का PDF मिल जाएगा। अब इतना कम क्यों इसका प्राइस है, इतना कम इसलिए रखें ताकि हर एक बच्चा इस PDF को ले सकेगा, एफोर्ड कर सकेगा और अपने आने वाले एग्जाम की तैयारी बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से कर पाएगा। ये जो 30 रुपये ये पे आपको करना है इस नंबर पे, और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट भेज देना, समझ गए। ये जो नंबर है 7903820891, इस नंबर पे आप लोग फोन पे, गूगल पे, पेटीएम किसी माध्यम से आपको क्या करना है 30 रुपये पे कर देना, और जैसे ही पे कीजिएगा उसका स्क्रीनशॉट ले लेना और इसी नंबर से जो व्हाट्सएप है उस व्हाट्सएप पे आपको स्क्रीनशॉट भेज देना और एक मैसेज बस कर देना हिंदी इंग्लिश, जिससे ये पता चल जाए आपको हिंदी और इंग्लिश का PDF चाहिए। दोनों सब्जेक्ट का जो PDF है आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगा। तो इस तरह से आप लोग इस PDF को ले सकते हैं और बहुत ही कम समय में और बहुत ही बढ़िया तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। जो लोग अभी तक सोच रहे हैं कि इंग्लिश में क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे लोगों को डर होता है इंग्लिश में आखिर क्या करेंगे, क्योंकि इंग्लिश का डर इसलिए रहता है कि बिहार बोर्ड के जो बच्चे रहते हैं वो अधिकतर बच्चे 10th भी बिहार बोर्ड से दिए रहते हैं, तो उनका क्या डर रहता है कि 10th में तो इंग्लिश में पास नहीं भी होते तो चलता, लेकिन 12th में तो आपको पास नहीं, अच्छा नंबर लाना पड़ेगा क्योंकि उससे स्कोर बनेगा, और 10th में तो सिर्फ पास करना था 30 नंबर पर, पास के कई बच्चे नहीं होते थे फिर भी चलता था क्योंकि उसका नंबर ही नहीं जुड़ रहा था। लेकिन अभी 12th में क्या हुआ, नंबर जुड़ रहा है, इसलिए इंग्लिश में बहुत सारे बच्चों को डर लगा हुआ है। तो इंग्लिश का आपको डर निकाल देना अपने मन से। इसमें जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कोई ज़्यादा नहीं आपको याद करना है, बस 40 क्वेश्चन दे रहे हैं और इसको कर लीजिएगा ना, तो आपके एग्जाम में जो भी ऑब्जेक्टिव आएंगे, सब्जेक्टिव आएंगे, सभी प्रश्न आपको यहीं से देखने को मिल जाएगा, समझ गए। जैसे कि अभी आप मॉडल पेपर में सभी प्रश्न जो है वो जो PDF है उस PDF से ही आपको मिलेगा देखने को, समझ गए। तो आप लोग इस PDF को ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 5वां नंबर क्वेश्चन है हमारा, मानक और सिपाही जो रहते हैं ना एक दूसरे को मारना क्यों चाहते हैं। तो जो ये क्या है, एक एकांकी है। ये जो मानक और सिपाही वाला है, तो किस चैप्टर से लिया गया इस क्वेश्चन को, तो सिपाही की माँ, जो कि एक एकांकी है जिसके लेखक है मोहन राकेश, उसी चैप्टर का एक क्वेश्चन है। उसमें मानक और आता है और दूसरे देश का सिपाही रहता है, वो दोनों एक दूसरे को क्यों मारना चाहते हैं। जैसे हम बात कर ले, अगर युद्ध होगा हमारा भारत और पाकिस्तान का, तो भारत के लोग पाकिस्तान के जो सैनिक होंगे उसको मारना चाहेंगे और पाकिस्तान वाले जो भारत के सैनिक होंगे उसको मारना चाहेंगे। क्यों मानना चाहिए, क्योंकि दोनों आपस के विरोधी हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को दुश्मन मानते हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे को मारना चाहेंगे। तो वही इसका आंसर होगा कि मानक और सिपाही अपने को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसलिए वो एक दूसरे को मारना चाहते हैं। समझ गए कि जैसे दो सिपाही लड़ते हैं दोनों अपने अपने देश के लिए, दोनों चाहते हैं कि वो उसको मारे, वो चाहते हैं उसको मारे, दोनों अपने आप को एक दूसरे का दुश्मन समझते हैं, इसीलिए एक दूसरे को मारना चाहते हैं। तो मानक भी इसीलिए दूसरे सिपाही को मारना चाहता था। कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, ये तो आ गया आपका काव्यखंड का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, कवि जायसी रचित पहले करवक में कलंक, कांच और कंचन से तात्पर्य क्या है। तो जायसी रचित जो करवक है उसमें कलंक, कांच और कंचन, इससे तात्पर्य क्या होता है। तो इसका तात्पर्य होता है कि कलंक जो है ना समाज में लगने वाली बदनामी और अपमान होता है, कांच होता है टूटने वाली नाजुक चीज जैसे दलितों की स्थिति, और कंचन क्या होता है, तो सोना, समृद्धि और सामाजिक गरिमा का महत्व है।
तो कड़वक में जो कलंक है, तो कलंक जो है जो क्या, कलंक वर्ड आप लोग सुनते ही पता चल गया हो कि कोई किसी के ऊपर कलंक लग जाता है, यानी कि किसी के ऊपर चोरी का कलंक या किसी अन्य काम का कलंक लग जाता है, तो उसी को कहते हैं कलंक, यानी कि समाज में लगने वाली बदनामी या फिर अपमान, ये होता है कलंक। और उसके बाद क्या है, कांच। कांच मतलब जो शीशा होता है, टूटने वाली चीज़, और ये किसकी स्थिति को दिखाती है, तो ये दलितों की स्थिति को दिखाती है कड़वक पाठ में। और कंचन मतलब होता है सोना, जो कि किसकी स्थिति को दिखाता है, तो सामाजिक गरिमा को दिखाता है कंचन, यानी कि सोना। समझ गए? तो एक वर्ड में आप लोग याद रखिएगा, कलंक मतलब बदनामी, कांच मतलब टूटने वाली नाजुक चीज, और कंचन मतलब सोना। समझ गए? और ये प्रतीक है दलितों की स्थिति का कांच, और कंचन है सामाजिक गरिमा का प्रतीक। अगला क्वेश्चन है, कवि सूरदास रचित पद के अनुसार कृष्ण खाते समय क्या करते हैं? तो कृष्ण खाते समय कई तरह की क्रियाएं करते हैं। प्रथम तो वह कुछ भोजन खाते हैं और कुछ धरती पर गिराते हैं। इतना ही नहीं, पिता के हाथ खाते खाते स्वयं अपने हाथों से खाने लगते हैं। वह मिश्री, दही और मक्खन तीनों को एक साथ मिला देते हैं। अंत में कवि इस बात का भी उल्लेख करता है कि वे पिता के मुख में कौर डालकर उनको भी यहाँ पर खाना खिलाने का प्रयत्न करते हैं। समझ गए? तो सिंपल सा इसका क्वेश्चन है, और इसको याद करने की आपको जरूरत ही नहीं है। आपको बस एक बात सोचना है कि हर एक के घर में या रिश्तेदार में कोई या फिर आस पड़ोस में 2 या 3 साल का बच्चा रहता ही है। अब वो 2-3 साल का जो बच्चा है, अगर हम उसको खाना खिलाएंगे तो बच्चा क्या क्या करेगा, वही काम कौन कर रहे हैं, तो कृष्ण जी कर रहे हैं। अगर हम बच्चे को खाना खिलाते हैं तो वो क्या करता है, कभी कभी हम उसको हाथ से खिलाते रहते हैं तो वो हाथ खुद लेकर के खाना खाने लगता है। कभी कभी वो क्या करता है, अगर हम चावल दाल खिला रहे हैं, एक 2-3 साल का बच्चा है, छोटा बच्चा, तो क्या करेगा, सबको मिक्स कर देगा, सबको एक साथ मिला करके खाने की कोशिश करेगा। कभी कभी कोई प्यार से बच्चा क्या करता है, जो उसको खाना खिलाता है उसको भी खिलाने का प्रयत्न करता है। तो वही बात यहाँ पर कृष्ण जी कर रहे हैं। कृष्ण जी क्या कर रहे हैं, कुछ खाना खा रहे हैं, कुछ को गिरा रहे हैं, सब कभी कभी खुद खाने अपने हाथों से खाने का प्रयत्न कर रहे हैं। कभी कभी क्या करें, मक्खन, दही, मिश्र सबको एक साथ मिला देते हैं। कभी कभी क्या करते हैं, अपने हाथ से भी कौड़ बनाकर अपने पिता के मुख में डालने का, यानी कि खिलाने का प्रयत्न करते हैं। तो इसका आंसर याद करने की जरूरत ही नहीं है। बस जैसे ही प्रश्न आपके एग्जाम में आए, अपने मन में एक छवि बना लीजिएगा। अगर हम 2-3 साल के बच्चे को खाना खिलाएंगे तो बच्चा क्या क्या करने का प्रयत्न करेगा, वही इसका आंसर आप लोग लिख दीजिएगा। समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुत्र को छौना कहने में क्या भाव छिपा हुआ है? पुत्र वियोग शीर्षक कविता के आधार पर आपको उत्तर देना है। पुत्र वियोग शीर्षक कविता जिसकी की कवित्री है सुभद्रा कुमारी चौहान। तो पुत्र को छौना कहने में छौना कहने में ये भाव छुपा हुआ है कि जो सुभद्रा कुमारी चौहान है ना, उनकी पुत्र का मृत्यु आकाश में किसी कारण से हो गया, और उसी के दुख में वो अपने इस कविता को लिखी है। तो इसमें देख लीजिए इसका आंसर, छौना पशुओं यानी कि शिशुओं को कहते हैं। वो देखने में सुंदर तो होते हैं, उनकी सरल सहज क्रीड़ा उन्हें बार बार प्यार से प्रेरित करती है देखने के लिए। छोटा बच्चा भी माँ के लिए ऐसा ही मोहक और प्यारा होता है। अब बताइए इसका आंसर अभी आपको याद करवाते हैं। अब छौना छौना करने में क्या भाव छिपा है वो आपको बताते हैं। किसी के यहाँ देखते होंगे आप लोग, जैसे गाय के बछड़े का जन्म होता है, तो हम क्या करते हैं, उसके यहाँ गाय के बछड़े का जन्म होता है, चलो देख के आते हैं। बार बार कभी कभी रास्ते से जाते रहते हैं, और रास्ते में पता चलता है उसी का घर है, उसके यहाँ बछड़े ने जन्म लिया, तो हम एक बार देख के आते हैं। फिर कभी किसी काम से जाते हैं, फिर एक बार और जाते हैं देख लेने के लिए, यानी कि बार बार हमारा देखने का मन करता है। क्यों देखने का मन करता है? क्योंकि छोटा बच्चे जैसे रहता है, तो क्या करता है, बार बार कई सारी क्रियाएं करता है, कभी उठता है, बैठता है, उन्हीं क्रियाओं से हमारा मन चंचल हो पाता है, और हम चाहते हैं कि उसको जाकर के देखें। तो इन्हीं सब वजह से जो पुत्र है उसको छौना कहने का भाव छिपा हुआ है सुभद्रा कुमारी चौहान की इस कविता में। समझ गए कि छौना जो है पशुओं को कहा जाता है, यानी कि शिशु को कहा जाता है, और जो कोई भी जानवर का छोटा बच्चा होता है वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर होता है, और उस सरल क्रिया सहज क्रिया करता रहता है। यानी कि अगर कुत्ते का बच्चा भी अगर आप देखिएगा तो क्या होता है, उसको हमारा जो छोटा बच्चा होता है कुत्ते का बच्चा, उसको भी हमारा देखने का मन करता है। क्यों? क्योंकि बच्चा जो होता है ना, बहुत सारी सरल क्रियाएं करते रहता है, ऐसे ही चंचलता करता रहता है, जिसे हमें बार बार देखने का मन करता है। इसीलिए जो है छोटा बच्चा भी माँ के लिए ऐसा ही मोहक और प्यारा होता है। अब कोई छोटा बच्चा हो गया, अगर वो 1-2 साल का है, तो हम क्या करते हैं, अरे रे बाबू बाबू ऐसे करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमें अच्छा लगता है करना उसको देख करके। तो यही सभी क्रियाओं के कारण जो पुत्र वियोग में सुभद्रा कुमारी चौहान है चैप्टर में, वो अपने पुत्र को, अपने बेटे को छौना कहती है। समझ गए? अगला क्वेश्चन है, कवि जयशंकर प्रसाद के अनुसार चातकी किसके लिए तरसती है? तो चातकी जो है एक पक्षी है जो कि स्वाति की बूंद के लिए स्वाति बूंद के लिए तरसती है। ये पक्षी स्वाति नक्षत्र का जल ग्रहण करती है, इसलिए वो साल भर स्वाति जल के प्रतीक्षा करती है, और जब स्वाति का जल मिलता है तो उसे ही ग्रहण करती है। तो जयशंकर प्रसाद की अनुसार जो बताना है चातकी, तो चातकी जो एक पक्षी है, और ये पक्षी एक नक्षत्र होगा ना, जैसे आप लोग सुनते होंगे, जैसे हमारा होता है जनवरी फरवरी महीना, लेकिन गांव घर में क्या करते हैं लोग, नक्षत्र के हिसाब से बताते हैं कि अभी ये नक्षत्र चल रहा है, अभी ये नक्षत्र चल रहा है। तो जब जो आता है कौन सी नक्षत्र, तो स्वाति नक्षत्र आता है। तो स्वाति नक्षत्र में जो बारिश होती है और उस बारिश की जो बूंद होती है, तो चातकी पक्षी जो होती है उसी की राह देखती है और उसी स्वाति बूंद का जल ग्रहण करती है, पीती है। समझ गए? तो याद रखिएगा चातकी किसके लिए तरसती है, तो स्वाति नक्षत्र के बूंद के लिए तरसती है चातकी। चातकी क्या है, तो एक पक्षी है
और अगला 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा शीर्षक कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं। तो राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि प्रातः काल का नभ पवित्र एवं निर्मल है। जिस प्रकार चौका लिपने के बाद कुछ समय तक वहां पर किसी को चलने फिरने नहीं दिया जाता ताकि उस पर किसी के पैर के निशान न आ जाए, उसी प्रकार भोर का नभ जो है वो प्रातः की ओस के कारण, गीलापन के कारण वह बिल्कुल पवित्र और निर्मल है। अब इसका आंसर वो लोग और अच्छे से समझ पाएंगे जो लोग क्या होंगे, गांव में रहते होंगे और उनके घर में जो खाना बनता होगा वो चूल्हे पर बनता होगा, यानी कि लकड़ी से बनता होगा और चूल्हा जो होता है मिट्टी का उस पर बनता होगा। या फिर वो लड़की और अच्छे से समझ पाएंगी जो खाना खुद से बनाते होंगे और चूल्हा पर बनाते होंगे। तो चूल्हा जो खाना बन जाता है उसको क्या करते हैं, पूरा काला काला हो जाता है, इसके कारण क्या करते हैं, उसको नीप देते हैं मिट्टी से या राख से, किसी चीज़ से भी ऐसे नीप देते हैं। अब जैसे नीप देते हैं तो वहाँ पर किसी को जाने नहीं देता है, कोई आता भी है तो कहते हैं उधर साइड से आओ, यहाँ पर अभी चूल्हे को नीपे हैं। तो वो जो नीपा जाता है, यानी कि उसको ऐसे मिट्टी से नीप दिया जाता है, उसके बाद वो क्या होता है, एक पवित्र और निर्मल की तरह होता है। तो सेम उसी तरह से उषा शीर्षक कविता के जो लेखक हैं वो क्या कहते हैं कि सुबह का जो है ना, सुबह जो है वो एक किस तरह का, प्रातः काल का जो नभ है, प्रातः काल का जो आकाश है वो सेम उसी तरह से राख से लिपा हुआ चौका के जैसे। जिस तरह से राख से लिपा हुआ चौका जो होता है वो पवित्र और निर्मल होता है, किसी को भी वहां पर जाने से उसके पैर के छाप वहां पर पड़ जाते हैं, सेम उसी तरह से प्रातः काल का जो नभ है यानी कि आकाश है वो सेम टू सेम उसी तरह से पवित्र और निर्मल है। समझ गए। राख से लिपा हुआ चौका के माध्यम से उषा शीर्षक कविता में कवि क्या कहना चाहते हैं, तो यही कहना चाहते हैं कि जो राख से लिपा हुआ चौका होता है वो क्या होता है, पवित्र और निर्मल होता है। सेम उसी तरह से आकाश भी सुबह के समय में दिखाई हमें देता है। अब जैसे आप सुबह में आकाश की ओर देखिएगा तो सुबह में एकदम साफ आकाश दिखाई दे रहा होगा अगर बारिश नहीं हो रही हो तो, लेकिन वही दोपहर में देखते हैं तो इतनी धूप रहती है, दिखाई भी नहीं देता है। शाम के समय में आकाश लाल टाइप का हो जाता है, रात में तारे ही तारे या फिर चांद ही रहता है, लेकिन सुबह के समय में क्या रहता है, आकाश बिल्कुल साफ रहता है, पवित्र रहता है, निर्मल रहता है। और किस तरह से रहता है, तो इसका उपमा है, तुलना जो है वो किया गया राख से लिपे हुए चौके के माध्यम से। राख से लिपा हुआ चौका जो रहता है वो क्या रहता है, अगर वहां पर कोई भी कुछ पैर रख दे या हाथ रख दे तो उसका छाप उखड़ जाता है। सेम उसी तरह से तो जैसे चिकनाई रहती है वहां पे राख से लिपा हुआ चौके पे, सेम उसी तरह से सुबह में चिकनाई रहती है कहाँ पे, तो आकाश में। तो समझ गए, इसका आंसर आप लोग को याद हो गया होगा। जितना 10 क्वेश्चन का उत्तर आपको बताएं सारा का उत्तर आपको समझ में आ ही गया होगा। और ऊपर जो आपको पीडीएफ के बारे में बताएं, इस पीडीएफ को जो भी बच्चे अभी तक नहीं लिए वो जरूर ले लीजिएगा और अच्छे तरीके से इसको लेकर के आप लोग अपने एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। समझ गए, जितना इसमें ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव है इसको अगर अच्छे से कर लेते हैं तो आपके एग्जाम में 99% क्वेश्चन आपको इसी में से देखने को मिल जाएगा, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो या फिर सब्जेक्टिव हो। समझ गए। और इसमें आपको लघुत्तरीय प्रश्न करवा ही दिए हैं, ये देख लीजिए, एक सेकंड आपको बता देते हैं। ये देखिए, ये 10 क्वेश्चन था और 10 क्वेश्चन आपको करवा दिए। अब अगले वीडियो में क्या करवाएंगे, तो हिंदी का जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जो 5 नंबर वाला प्रश्न है, जो कि आपसे एग्जाम में 6 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपको केवल 3 ही प्रश्न बनाना होता है। तो ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए वीडियो के साथ।